मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में दो तरह के लोग हैं। एक जो बहुत ही बड़े कैपिटल से ब्लेस्ड हैं, लार्ज फैमिलीज, इंडियन प्रमोटर्स। और एक हमारे आपके जैसे लोग हैं जो कि इंटेलेक्ट से ब्लेस्ड हैं, सरस्वती जी की कृपा है हम पर। बट ये हमेशा दोनों के बीच में गैप है। लेंडिंग और कैपिटल का बिजनेस ऐसा है जहाँ पे दोनों का अच्छा सामंजस्य चाहिए। कैपिटल देने वाला और कैपिटल को यूज़ करने वाला, दोनों का एक तालमेल चाहिए। वेलकम टू अवर एमएसएमई टॉक शो। आज हम पहुंचे मुंबई में यूग्रो कैपिटल के कॉर्पोरेट ऑफिस में। आज मैं बहुत ही थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड हूँ बिकॉज हम मिल रहे हैं आज मिस्टर सचिन नाथ जी से, जो कि फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है यूग्रो कैपिटल के। यूग्रो कैपिटल इंडिया का पहला लिस्टेड स्टार्टअप कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट को लेंडिंग मार्केट प्लेयर है एंड बहुत ही तेजी से एसएमई लेंडिंग स्पेस में ग्रो कर रहा है। चलिए मिलते हैं मिस्टर नाथ से। वेलकम टू अवर एमएसएमई टॉक शो सर। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। बहुत बहुत हम आपको बधाई देना चाहेंगे टू बिल्ड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यू एज एनबीएफसी ऑफ इंडिया। The fastest growing is a difficult word to understand. Growth is a function of your size, infrastructure, capital. We are doing okay. I think so. I wouldn't say we are fastest growing. यू आर सो हम्बल बट ठीक है। ये जो शो की हमने शुरुआत की थी टू सेलिब्रेट द सक्सेस स्टोरीज ऑफ एमएसएमईज, टू शेयर देयर जर्नी, उनसे इंस्पायर होने के लिए। और आज बहुत खुशी है हमें कि हमें आपसे मिलने का मौका मिला, क्योंकि आप एमएसएमईज की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, क्रेडिट गैप, क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी, उसे सॉल्व कर रहे हैं। सो मैं सीधे पहले प्रश्न पे आता हूँ सर। और यूग्रो कैपिटल की जर्नी के बारे में जानने के पहले मैं आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि ऐसा यू आर फर्स्ट टाइम जनरेशन एंटरप्रेन्योर, कैसे आपने एनबीएफसी की शुरुआत की और काफ़ी समय आपने कॉर्पोरेट लाइफ में बिताया, तो कहाँ वो ट्रिगर आया कि चलो आप एनबीएफसी शुरू करते हैं एंड देन बनारस से मुंबई तक का सफ़र। आज हम आपके कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में हैं, ये सफ़र कैसा रहा? सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत ही मुश्किल था। देखिए ऐसा है कि मैंने पहले 10 साल अपने लाइफ के बनारस के पास मिर्ज़ापुर में व्यतीत किए। उसके बाद करीब 15-16 साल एक लार्ज कॉर्पोरेट में था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में दो तरह के लोग हैं। एक जो बहुत ही बड़े कैपिटल से ब्लेस्ड हैं, लार्ज फैमिलीज, इंडियन प्रमोटर्स। और एक हमारे आपके जैसे लोग हैं जो कि इंटेलेक्ट से ब्लेस्ड हैं, सरस्वती जी की कृपा है हम पर। बट ये हमेशा दोनों के बीच में गैप है। लेंडिंग और कैपिटल का बिजनेस ऐसा है जहाँ पे दोनों का अच्छा सामंजस्य चाहिए। कैपिटल देने वाला और कैपिटल को यूज़ करने वाला, दोनों का एक तालमेल चाहिए, और ये तालमेल मिलता नहीं है। तो मेरे पिछली कंपनी में भी अल्टीमेटली ये ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे ना मैं उनके साथ काम कर पाया, ना वो मेरे साथ काम कर पाया। फाइनली उनको मुझे निकालना पड़ा। वो एक अलग बात है कि उसके बाद जो हुआ, लेकिन मेरे को उस पॉइंट पे 2015 के बाद मुझे ऐसा लगा कि हिंदुस्तान में एक नया इंस्टीट्यूशन खड़ा करने की आवश्यकता है। बिकॉज अगर आप भारत की ग्रोथ को देखें, मेजॉरिटी ऑफ हमारे देश का जो प्रगति है वो एमएसएमई के बेसिस पे आने वाली है। क्योंकि हमारा देश ना दिल्ली में बसता है, ना बॉम्बे में बसता है, ना बेंगलोर में बसता है। हमारा देश बसता है हज़ारों छोटे शहरों में, लघु उद्योग। हाँ, जहाँ पे हर छोटा दुकानदार, व्यापारी, छोटी फैक्ट्री, जहाँ पे 10 से 50 लोग एम्प्लॉय होते हैं। तो आखिर तो देश तो उनसे चलता है, लेकिन उनकी जो नीड को सर्विस करने का कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। होलसेल क्रेडिट की बड़े लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, कंज्यूमर क्रेडिट में बजाज है, रिटेल, कंज्यूमर, पर्सनल लोन। एमएसएमई फाइनेंसिंग जब आता है, एमएसएमई को सपोर्ट करने का कोई, अगर आप पूछें कि कौन बड़ा है तो कोई आपको दिखेगा नहीं। मैं अगर आपसे पूछें कंज्यूमर फाइनेंसिंग, आप बोलेंगे बजाज। मैं आपसे पूछूं गोल्ड लोन, आप बोलेंगे मन्नापुरम। मैं आपसे पूछूं व्हीकल, तो आप बोलेंगे श्रीराम फाइनेंस, चोला, सुंदरम। ट्रैक्टर तो महिंद्रा। एमएसएमई कौन? तो ये एमएसएमई कौन, क्रेडिट इंडस्ट्री का हमने जवाब देने की कोशिश की। ये आई थिंक सो ईश्वर की कृपा रही कि मेरा ऐसा बैकग्राउंड था कि हम एक बड़ी कैपिटल रेस कर पाए। 2018 में मैंने एक बड़ा यूनिक प्रोपोजिशन सोचा। मुझे लगा कि अगर आपको एक बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है तो आपको लिस्टेड रहना चाहिए डे वन से। आप बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, गवर्नेंस आपका अच्छा होता है। तो हमने 2018 में एक छोटी सी लिस्टेड कंपनी को एक्वायर किया। 4 बहुत बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर ने हमको बैक किया। करीबन 1000 करोड़ की कैपिटल से हमने स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही हमने कैपिटल रेज की, उसके बाद हिंदुस्तान में बहुत बड़ी क्रेडिट क्राइसिस आई।
IL&FS हुआ, DHFL हुआ, यस बैंक हुआ, उसके बाद हमने पहला साल का बिजनेस किया, फिर कोविड हुआ। बट इन सब के बाद भी जो हमारा दृढ़ विश्वास था कि ये एक सेगमेंट ऑफ द मार्केट है जो ग्रो करेगा, उस पर हम टिके रहे। और इसी वजह से हम कोविड के पीरियड में हमने बहुत एक्सपैंड किया। कोविड से पहले हम कुछ 120 लोग की कंपनी थी, कोविड के बाद हम करीब 1600 लोग की कंपनी थे। कोविड में करीब हमने 100+ लोकेशन खोली, बहुत बड़ा डिजिटल डेटा टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। इसीलिए हम 2022 में 3000 करोड़ पे थे, 23 में 6000, अब हम 9000 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है। पर ये सब जो हो रहा है, ये हो रहा है एक बहुत ही यूनिक चीज़ की वजह से। ये हो रहा है हिंदुस्तान का एक ऐसा नया डेटा आर्किटेक्चर क्रिएट हो रहा है जिससे हम बेनिफिट कर सकते हैं। अगर आप कंज्यूमर फाइनेंसिंग की जर्नी देखेंगे, कंज्यूमर फाइनेंसिंग में जब ब्यूरो आया 2008 में, उस ब्यूरो की वजह से न कंज्यूमर को लोन देना बहुत आसान हो गया। राइट। इसी तरह से जब हिंदुस्तान में GST आया, जब बैंकिंग डिजिटाइज हुई, जब ब्यूरो बिजनेस का इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ, उसके बाद से MSME क्रेडिट का एक नया आयाम दिखने को लगा। आप ऐसे सोचिए कि ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान के बड़े से बड़े लेंडर MSME क्रेडिट या बैंक MSME क्रेडिट नहीं कर पाते थे। ऐसा नहीं कि लोग चाहते नहीं, हम सब चाहते हैं कि हम असेसमेंट इतना आसान नहीं था। असेसमेंट इतना आसान नहीं, क्योंकि MSME एज ए एंटिटी ना बहुत ही कैश इकॉनमी में काम करती थी। राइट। तो अगर मैं हमेशा बोलता हूँ, आप ऐसे सोचिए कि बम्बई से या पुणे से लोनावाला में एक कस्टमर के पास एक बैंक का ऑफिसर जाए आज से 6-7 साल पहले और बोले मैं आपको 1 करोड़ का लोन देना चाहता हूँ और आपकी EMI 15 लाख रुपए होगी। तो कस्टमर बोलेगा बहुत अच्छी बात है। तो बैंक ऑफिसर तो पूछेगा ना, भाई आप 15 लाख वापस कैसे करोगे? बोलेगे भाई देखो 3 लाख रुपए तो दिखता है, मेरे इनकम टैक्स स्टेटमेंट देख लो वहां से, बाकी तो आप आके ना देखो हमारा कैश कलेक्शन देखो। अभी वो वापस अफसर गया पुणे में, अपने बॉस को बोला कि सर ये बिजनेस जो है ना इसका 13 लाख रुपए कैश से आता है। अब वो उसके बॉस को ये दूर बैठ के ये रियलाइज करना कि इसका सच में कैश इनकम है कि नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट था। तो जब डीमॉन हुआ और जब GST आया और जब बैंकिंग एस्टैब्लिश हुई, तो अब ये असेसमेंट व्हाट हम जो उसको बोलते हैं रीपेमेंट कैपेबिलिटी है, वो धीरे धीरे असेस करना आसान होता जा रहा है। इसकी वजह से MSME क्रेडिट अब बहुत एक्सप्लोड करेगा, ऐसा हमारा मानना है। ग्रेट ग्रेट। फिर भी सर जनरली NBFCs बिजनेस में एंटर करना तो बिजनेस फैमिलीज का काम रहा है ट्रेडिशनली। टाटा कैपिटल, आदित्य बिरला, बजाज, क्या रीज़न है कि ऑफ लेट न्यू एज NBFCs लाइक यूरो कैपिटल इतने सक्सेसफुल हो पाए? ये रीज़न जो आपने दिया अभी, एक तो असेसमेंट आसान हो गया बिकॉज ऑफ दिस एल्गोरिथम्स, क्रेडिट असेसमेंट जो आपने मॉडल्स बनाए हैं, एंड फिर भी क्या कैसे आप मोटिवेट हुए कि जहाँ इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और वहाँ पर भी आपने अपना नाम क्रिएट किया? देखिए बड़े जितनी भी दो तरह के हैं लेंडिंग बिजनेसेस आउटसाइड बैंक। पहले तो आप ये मानते हैं कि बैंक में कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट नहीं है, राइट? ICICI का कोई ओनर नहीं है, HDFC का कोई ओनर नहीं है, तो सारे बड़े बैंक का तो कोई ओनर नहीं है, फिर भी वो अच्छा करते हैं, फिर भी वो बड़ा करते हैं, और फिर भी उन्होंने जो क्रिएट किया पिछले 30 सालों में वो बहुत ही यूनिक है। हाँ, वही अच्छा तो न्यू एज NBFCs भी कर ही रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज़ चेंज हो रही है जो पहले नहीं थी। हाँ, तो ऐसा है कि हम कैपिटल के बिजनेस में ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाटा कैपिटल भी अच्छा करेंगे, पिरामल भी अच्छा करेंगे, पूनावाला भी अच्छा करेंगे, आदित्य बिरला भी अच्छा करेगा। उनको एक बहुत ही डिस्टिंक्ट एडवांटेज है कि उनके पीछे एक ऐसे ओनर हैं जिनके नाम पे उनको कैपिटल मिलती है, चाहे वो इक्विटी कैपिटल हो या डेट कैपिटल हो, और उसके बाद वो बिजनेस तो हमारे आपके जैसे लोग ही चलाते हैं वहाँ पे भी। लेकिन जो चेंज आया है पिछले 10-15 साल में कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है वो सिर्फ इनके पास ही नहीं है, बहुत प्रोफेशनल कैपिटल अवेलेबल हुई। बहुत सारा प्राइवेट इक्विटी इंडस्ट्री आई, बहुत सारा प्रोफेशनल कैपिटल आया, ब्लैकस्टोन, कार्लाइल, बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी। तो जब प्रोफेशनल कैपिटल आई तो जो प्रोफेशनल सेट ऑफ पीपल है जिनके पास खुद की कैपिटल नहीं है, वो उनसे पार्टनर करके एक नया बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका ज़्यादातर जो इसका रीज़न है कि नए जनरेशन NBFC या कोई सा भी नया जनरेशन बिजनेस जो क्रिएट हो रहा है, वो क्रिएट हो रहा है क्योंकि बैकिंग प्रोफेशनल कैपिटल की है। यूग्रो में आज हम 2700 करोड़ की कैपिटल रेज कर चुके हैं। मेरे पास तो नहीं है वो कैपिटल, पर वो सारी प्रोफेशनल कैपिटल आई है, चाहे बड़े फैमिली ऑफिस हो, चाहे बड़ा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हो, पब्लिक मार्केट हो। तो ये एक पहला रीज़न है। दूसरा, जब भी हम NBFC का बिजनेस या लेंडिंग बिजनेस ये लार्ज फॉर्मेट बिजनेस में बहुत स्लो हो जाता है।
तो जितने भी सक्सेसफुल नए मॉडल आ रहे हैं ना वो बहुत यूनिक हैं। कोई बहुत माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए कर रहा है, कोई बहुत गोल्ड लोन के लिए कर रहा है, कोई छोटा कंज्यूमर कर रहा है, कोई फिनटेक कर रहा है। तो जब हम एक फोकस यूनिक तरीके से एक प्रोफेशनल सेटअप में करते हैं तो हम कुछ नया खोज लाते हैं। तीसरा जो है वो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। हमेशा जब भी किसी भी मार्केट में जब कुछ बड़ा चेंज आता है तो इनकम्बेंट टू न्यू एंट्रेंट, हमेशा न्यू एंट्रेंट पहले बेटर करता है। तो ये चेंजिंग मार्केट इनोवेशन करते हैं, नया थॉट प्रोसेस लाते हैं। हम छोटे होते हैं, हम निम्बल होते हैं, हमको ज़्यादा काम करना पड़ता है, हम ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। तो हम भी जब बड़े होंगे तो शायद वैसे से ही दिखेंगे ना। तो कोशिश हमको यही करनी है कि हम बड़े होके भी कैसे छोटे रहें। बट ये सारा मैं इसका जो क्रेडिट देता हूँ, ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो इंडिया में क्रिएट हुआ है, सेकंड जो प्रोफेशनल क्लास है उसका एस्पिरेशन बढ़ा है, राइट। हमारे जैसे लोग भी सोच पाए ऐसा कि हम भी अपना कुछ कर सकते हैं ना। जब मैंने पास किया था आज से 25-30 साल पहले, तो हम तो सिर्फ नौकरी मिल जाए यही हमारा उद्देश्य था। हमारे तो सपने में भी कभी नहीं था कि हम कुछ अपना करेंगे। अब की जनरेशन आप देखेंगे तो वो सोचते हैं कि वो अपना कर सकते हैं। तो एक ये चेंज ऑफ माइंडसेट आया। और तीसरा जो ये चेंजिंग हिंदुस्तान का डिजिटल डेटा आर्किटेक्चर है, इसमें न्यू एंट्रेंट ज़्यादा निम्बल हैं और ज़्यादा इनोवेट कर पा रहे हैं। तो ये 3 चीज़ है। और ये बाय द वे खाली लैंडिंग एनबीएफसी पे नहीं अप्लाई होता है, ये अक्रॉस इंडस्ट्री अप्लाई हो रहा है। किसी भी सेक्टर में आप देख लें तो आप देखेंगे बहुत सारी नई जनरेशन कंपनी पुरानी जनरेशन कंपनी से बहुत अच्छा कर रही है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक निम्बलनेस है उनमें। सर, यूग्रो कैपिटल फर्स्ट लिस्टेड स्टार्टअप कंपनी हमारी इंडिया की। यूग्रो कैपिटल का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार रहा है पिछले 3-4 सालों में। जब कोविड में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे बिजनेस ग्रो नहीं कर रहे थे, आप ऐसी क्या रचना कर रहे थे कि पिछले 3 सालों में आपका जो AUM है, जो अभी आपने बताया 3,000 करोड़ से 6,000, फिर लास्ट ईयर आपने 9,000 करोड़ को क्रॉस किया। सो ये कमाल आप कैसे कर पाए? इतनी शानदार ग्रोथ पोस्ट कोविड, क्या मेहनत की आपने उस दौरान? तो इसमें कोई हमने एक्चुअली कमाल नहीं किया। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप अगर बड़ा आप ऐसे सोचिए कि ये आपके पुणे में एक सेंटर ऑफ पुणे में 2 बैंक्वेट हॉल खुलते हैं। एक बैंक्वेट हॉल जिसकी कैपेसिटी 250 लोग की है, और एक बैंक्वेट हॉल जो खुलता ही है करीब 1 लाख लोग की या 50,000 लोग की कैपेसिटी से। जो 250 वाला लोगों की बैंक्वेट हॉल की कैपेसिटी है, उसमें तो मैक्सिमम 300 लोग ही आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने बनाया ही 1 लाख वाला, तो आपको 1 लाख लोग का भरने में टाइम तो लगेगा, बट जब आप भर लेंगे तो वो 1 लाख लोग का इवेंट करेंगे। तो ये फ़र्क है। सिर्फ हमारा जो ग्रोथ है ये कैपेसिटी क्रिएशन का रिजल्ट है। हमने बहुत बड़ी कैपिटल से स्टार्ट किया। 1000 करोड़ की कैपिटल जनरली लेंडिंग इंडस्ट्री में लोगों को 10 साल तक लगता है पहुंचने में, इस कैपिटल बेस पे ही। अगर आप AU बैंक देखें और उसकी हिस्ट्री देखें, 1000 करोड़ कैपिटल पहुंचने में AU बैंक को करीब 10 से 1 साल लगे। 5 स्टार को अगर आप देखें तो उनको भी 8-10 साल लगे। सो सारे लोगों को धीरे धीरे कैपिटल आती है। हमारे पे क्या थी, जो ईश्वर की कृपा थी या जो हमारा आर्किटेक्चर था, जो मैनेजमेंट टीम की कैपेबिलिटी थी कि हमको बड़ी कैपिटल मिली स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद हमने जब स्टार्ट किया, हालांकि क्रेडिट क्राइसिस आया, उससे स्लोनेस आई। कोविड में हमने ये, क्योंकि हम बहुत नए थे, हमारा टोटल पोर्टफोलियो 850 करोड़ का था, ज़्यादातर सिक्योर था। हमको पहले 2 महीने में ऐसा लगा कि कोविड से हमारे पोर्टफोलियो पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो हमारे पास बहुत ही खाली टाइम था। तो एक तरफ पहले हमारे पास कैपिटल थी, पोर्टफोलियो हमारा ठीक चल रहा था, और हमारे पास डाउन टाइम था। तो हमने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया ये 1 लाख लोगों वाला बैंक्वेट हॉल बनाने के लिए। तो हमने बहुत बड़ा ब्रांच रोल आउट किया, बहुत बड़ा डेटा एनालिटिक्स टीम सेटअप करी, बहुत टेक्नोलॉजी टीम सेटअप करी, हमने बहुत सारे बैंकों से पार्टनरशिप करी। तो सबके पास टाइम था। सब लोग घर पे 2 ही काम हम करते थे, खाना बनाते थे, घर की सफाई करते थे, तीसरा लोगों से बात करके उनको हायर करके और इस्टेब्लिश करते थे। यूटिलाइजेशन क्या टाइम था? हाँ, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना 1.5-2 साल में, उसका ये रिजल्ट है जो अब आ रहा है। तो हमारे पास बैंकिंग लाइन रेडी थी, हमारे पास को लेंडिंग पार्टनरशिप रेडी थी, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था। देखिए, मार्केट अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। तो ये सब जब हमने उस पीरियड में किया, उसका ये रिजल्ट है। तो जो आप ये देख रहे हैं इसमें रिमार्केबल तो है, बट ये रिमार्केबल इसीलिए है क्योंकि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, और कोई इसमें कोई और ऐसा हमने यूनिक काम नहीं किया। ग्रेट वर्क सर। रिसेंटली आपने फंड रेज किया
1333 करोड़ क्लोज टू थ्रू एनसीडीज एंड वारंट्स। साथ ही आपने एक फिनटेक प्लेटफॉर्म अक्वायर किया माई शुभ लाइफ। तो इस एक्शन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कैसे फ़ायदा होगा इससे आपको? देखिए जैसे मैं आपको बोल रहा था दो तरह की कंपनीज हैं। अगर आप एक बहुत बड़ी AAA रेटेड NBFC है इंडिया में, जिसके पीछे बहुत बड़े कोई प्रमोटर हैं, जिनके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है, तो जो बैंक्स हैं, जो लाइबिलिटी देने वाले, जो हमको पैसे देते हैं, उनको लगता है कि ये कंपनी को हम पैसे दे सकते हैं क्योंकि इनके पीछे कोई है। तो अगर खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हुआ, कोई क्राइसिस आई, मार्केट खराब हुआ, तो ये पीछे शेयर होल्डर है जो कैपिटल आ जाएगी। अब दूसरे हम लोग हैं, क्योंकि हमारा कैपिटल तो प्रोफेशनल कैपिटल है। जब तक हमारा अच्छा चल रहा है तो कैपिटल आती है, जब अच्छा नहीं चलता है तो फिर कैपिटल बिल्कुल बंद हो जाती है। तो हमेशा जो बैंकर्स हैं या जो लेंडर्स हमारे लिए, वो हमसे रिस्क अवर्स होते हैं। तो जो आपके या MSME कस्टमर के बारे में लेंडर सोचते हैं, वही हमारे बारे में भी सोचते हैं। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस हमारे साइज़ का फ़र्क है, लोग एहसास नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम आने वाले 2-1 साल का कैपिटल पहले से रेस करें। तो हमने पहले 1000 करोड़ से स्टार्ट किया। लास्ट ईयर हमने 340 करोड़ कैपिटल रेस की। हम वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा DFI डेनमार्क गवर्नमेंट को लेके आए हम, वो 16-17% ओन करते हैं। और इस बार भी जब हमको ऐसा लगा कि मार्केट थोड़ा वीक है, RBI बहुत टाइट है, एक ऐसा नैरेटिव बन रहा है कि NBFC बहुत रिस्की है, तो इससे पहले कि हमारे बैंकर्स, हमारे लेंडर्स, हमारे रेटिंग एजेंसीज को ये लगे कि हमारे पास कैपिटल नहीं होगी, हमको एक फिर बड़ी कैपिटल रेस करना चाहिए। तो 1450 करोड़ की नेटवर्थ के ऊपर हमने फिर 1350 करोड़ कैपिटल रेस की। और ये रेस हमने इस बार पहली बार हमने किया जहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल। एक तो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अमीना जो 8.5% पे थे, उन्होंने 500 करोड़ की कैपिटल डाली। तो इसका मतलब हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को भी हमारे ऊपर बहुत विश्वास है। दूसरा, हमने जो ये CCD प्लस वारंट का स्ट्रक्चर किया, इसकी वजह से बहुत प्रतिष्ठित फैमिली ऑफिसेज इंडिया, उन सब ने पैसे डाले। और ये कैपिटल बेस हमको नेक्स्ट 2-3 साल का रनवे देती है। तो हम अब 2700 करोड़ की हमारी नेटवर्थ होगी। आने वाले 2 साल का हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 3-3.5 हज़ार करोड़ की हमारी टोटल नेटवर्थ होगी। तो अब हम बड़े साइज NBFC में गिने जाएंगे। ये इसका फ़ायदा है। और जो हम करना चाहते हैं, जो सेगमेंट ऑफ द मार्केट हम सर्विस करना चाहते हैं, हमारा कस्टमर है जो 15 लाख से 15 करोड़ टर्नओवर का कस्टमर है। 90 लाख करोड़ का जो क्रेडिट गैप है, उसका 90% इसी कस्टमर सेगमेंट में है। और इसको सर्विस करने के लिए जो वृहद विस्तार चाहिए, अब हम करीब 400 लोकेशन पे हम प्रेजेंट होंगे। अभी हम करीब 125 पे हैं, जिसको हम 150 कर रहे हैं। इस साल के एंड पे हम 250 होंगे, फिर नेक्स्ट ईयर 400 होंगे। तो इस सब को करने के लिए और इस कस्टमर को सर्विस कर पाने के लिए अपफ्रंट कैपिटल लेना एक स्ट्रैटेजी रही है और हम हमेशा ये करते हैं। ग्रेट सर। को लेंडिंग में सर आप मार्केट लीडर है। आई थिंक जो आपकी ग्रोथ रही पिछले कुछ वर्षों में, उसमें को लेंडिंग का एक मेजर रोल रहा। उसके बारे में क्या बात करना चाहेंगे, आपके बताएं। बिल्कुल, देखिए फिर मैं वही कहूँगा, 2 तरह से बिजनेस को आप रन कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर NBFC, जो लोग NBFC समझते हैं, आप देखेंगे तो आप आपका अगर 100 रुपये की इक्विटी है तो आप 400 रुपये का डेट ले सकते हैं या 500 रुपये का डेट ले सकते हैं, राइट। तो 600 रुपये का आप टोटल बिजनेस कर सकते हैं। हमारे जैसे NBFC ज़्यादातर 3 से 4 टाइम का ही डेट लेती हैं, क्योंकि इसके ऊपर फिर अगर लोगों को कंसर्न आने लग जाता है कि आप ओवर लेवरेज्ड हैं। तो इस बात को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली 2019 और 2020 में RBI का ये एक दृष्टिकोण था कि NBFC तो बिल्कुल आवश्यकता है उनकी, वो ज़रूरत है। हर कस्टमर को देखने का उनका नज़रिया अलग है, उनका जो क्रेडिट को करने और जो लास्ट माइल रीच है वो NBFCs की अच्छी है। बैंक खाली NBFC को लैंड करे और NBFC आगे लैंड करें, इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी क्रिएट होता है, क्योंकि अगर एक कोई बड़ी NBFC मान लीजिए खुदा ना खास्ता बंद हो गई, बैठ गई, तो वो सारे बैंकिंग सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसीलिए RBI ने ये को लेंडिंग का एक फ्रेमवर्क लेके आई कि कस्टमर को सर्विस करने के लिए बैंक और NBFC मिल के काम करें। अब ये मिल के काम करना कहने में बहुत आसान है, बट बहुत ही मुश्किल चीज़ है। बिकॉज एक बड़ा बैंक, चाहे वो SBI हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई सा भी बैंक हो, उनका जो देखने का कस्टमर का नज़रिया और जो हमारा नज़रिया वो अलग है, तभी तो हम दोनों सर्वाइव करते हैं। अब इन दोनों को ब्रिज कराना थोड़ा मुश्किल काम। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये आप ऐसे सोचिए कि एक चेट्टियार लड़की और एक सरदार लड़के की शादी हो रही, वो दोनों आपस में डिसाइड कर लिए शादी करने का, बट वो चेट्टियार लड़की की फैमिली और सरदार लड़के की फैमिली आपस में कैसे मिल के काम करेंगे, तो ये इतना बड़ा डिफरेंस है।
बट हम जब लगे रहेंगे तो हम कहते हैं मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो क्योंकि हम इस पे लगे रहे तो ये जो नया आर्किटेक्चर खड़ा हुआ को लेंडिंग का, जहाँ बैंक की लाइबिलिटी का एडवांटेज और एनबीएफसी की लास्ट माइल रीच, जिससे हम कस्टमर को बेनिफिट करा सके, फाइनली हम लगे रह के हम सक्सीड कर गए। और ऐसा मुझे लगता है कि को लेंडिंग हिंदुस्तान में अल्टीमेटली जो डिजर्विंग सेक्टर है, जिसको हम प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं, उनको बहुत मैसिवली बेनिफिट करने वाली है। क्योंकि हम चाहे कस्टमर का रेट, लोन का रेट हो, चाहे उसको अमाउंट ऑफ मनी जो चाहिए, चाहे उसको किस समय पैसा चाहिए, जब बैंक और एनबीएफसी मिलके काम करने लग जाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो सकता है। अभी हम शायद एमएसएमई फाइनेंसिंग में, को-लेंडिंग में बड़े इसलिए हैं क्योंकि और किसी ने इतना फोकस नहीं किया, लेकिन सभी लोग करना शुरू करेंगे और सभी बैंक के पास बहुत कैपेसिटी है। बैंक के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि अगर आप बैंक में देखें तो बैंक का अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5% का है और अगर वो हमसे को लेंडिंग से 9-9.5% पे करते हैं और हम कस्टमर को 15% पे देते हैं, तो हम अपना 4-5% मार्जिन अर्न कर रहे हैं उसमें। लेकिन हमारा सारा ऑपेक्स भी है, हमारा कलेक्शन भी है, सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट बैंक जो 4-5% अर्न कर रहा है उसमें उसका कोई ऑपेक्स नहीं है, कोई कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो बैंक के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे एंड अल्टीमेटली इससे हमारा एंड कस्टमर बेनिफिट हो रहा है। क्रेडिट गैप कम हो रहा है, क्रेडिट गैप कम हो रहा है और कॉस्ट ऑफ लेंडिंग इज ऑल्सो अच्छी हो रही है क्योंकि जो बैंक का जो पावर ऑफ मनी है वो बहुत अच्छी है। तो बैंक अगर हमको इस मेथड के थ्रू सस्ता पैसा दे पाएगा तो हम कस्टमर को पैसा सस्ता, हम लोग देखिए, हम लोग तो बिजनेस ऑफ मार्जिन में है, राइट? तो हमको जो पैसा मिलता है वो हम आगे देते हैं, उसके बीच में एक हम मार्जिन अर्न करते हैं, उसी में हम क्रेडिट कॉस्ट भी ऑब्जर्व करते हैं, ऑपेक्स भी ऑब्जर्व करते हैं, कैपिटल पे रिटर्न भी जनरेट करते हैं। तो ये तो सिंपल फंक्शन ऑफ कि हमको पैसा कितने पे मिलेगा और हम आगे पैसा कितना देंगे। तो ऐसा नहीं कि हमको अगर पैसा आप 6% पे देंगे तो हम 30% पे लैंड करेंगे, राइट? हमारे तो लैंडिंग रेट सिंपल फंक्शन ऑफ हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, राइट? सो आप डाटा ड्रिवन, डाटा टेक कंपनी है। आपकी टीम से जब भी हम मिलते हैं तो बोलते हैं कि आप बैलेंस शीट मत दीजिए, जीएसटी और कैश फ्लो के बेसिस पे हमारा मशीन आपको विद इन फ्यू मिनट्स बता देगा कि हम क्या अमाउंट कर सकते हैं, सैंक्शन दे सकते हैं, नहीं दे सकते। जो कॉन्फिडेंस है आपकी टीम का और आपकी मशीन पर, इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, आप ऐसे सोचें कि आज से 10 साल 15 साल पहले अगर आप एक कार खरीदने जाते या फ्रिज खरीदने जाते तो कैसे खरीदते थे आप? सेविंग से, आई थिंक। बिल्कुल सेविंग से खरीदते, एक्सेसिबल था ही नहीं, मतलब। हाँ, तो अब आज का आपके दिन में आपको जीन्स खरीदनी हो अमेजोन पे तो आप कैसे खरीद सकते हैं? EMI पे खरीद सकते हैं। ये क्यों हुआ चेंज? ये चेंज एक सिंपल चीज से हुआ, कंज्यूमर का डेटा। 2008 में सिबिल आया। आज के दिन में अगर आप एक ओला में जाइए और ओला के या उबर के ड्राइवर से पूछिए तुम्हारा सिबिल स्कोर क्या है, तो उसको सिबिल पता है, उसको ये पता है सिबिल स्कोर क्या होता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा सिबिल खराब हो जाएगा तो मेरे को लोन नहीं मिलेगा। ये कहीं भी आप पूछें एक अर्बन हिंदुस्तान में तो सबको पता है कि सिबिल और उसका अच्छा स्कोर मतलब पैसा, राइट? नाउ ये चीज़ जब एमएसएमई के लिए आई, जब बैंकिंग आई, जब जीएसटी आया, जब ब्यूरो आया, तो हमको ऐसा लगा कि कुछ तो ऐसा कर सकते हैं जिसमें कस्टमर कितना एलिजिबल होगा ये मशीन डिसाइड कर सकती है। तो कैसे डिसाइड कर सकती है? सो अगर आपका जीएसटी पे टर्नओवर है और आपका डेली कुछ टर्नओवर चल रहा है, आप कुछ सामान बेच रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, जिससे बेच और खरीद रहे हैं वो पैसा बैंक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बैंक का स्टेटमेंट जब हम एनालाइज करते हैं, अब तो अकाउंट एग्रीगेटर आ गया, तो आपने पैसा बिजनेस के लिए यूज़ किया या पैसा निकाल के लड़की की शादी कर दी। जब आपका जो बिजनेस का ब्यूरो रिकॉर्ड है उसमें आपका रीपेमेंट बिहेवियर, आपका चेक बाउंस होता है कि नहीं होता है, आप टाइमली पे करते हैं कि नहीं करते हैं, आप कितने लोन अप्लाई कर रहे हैं। ये सारे मल्टीपल, जिसको हम बोलते हैं पहले जो क्रेडिट ऑफिसर, तो आपने ग्रोथ स्कोर, आई थिंक, हाँ जी, जो पहले ये काम क्या है, जो पहले क्रेडिट ऑफिसर मैनुअली करता था या अपने दिमाग से करता था, वो अब मशीन में हम ला पाए हैं, राइट? अगर आप ऐसे आज से 5-4 साल पहले आपको बॉम्बे से पूना से आप बॉम्बे के लिए निकले और अगर आपको रास्ता नहीं पता था तो आप क्या करते थे? आप हर मोड़ पे रुकते थे और पूछते थे भाई बॉम्बे जाने का रास्ता किधर है? अब आप क्या करते हैं? अब आप गूगल लगाते हैं और सीधे चले आते हैं। तो ये जो हम पूछ के जो काम करते थे उसका हमने गूगल मैप क्रिएट किया है। तो जो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये डिसाइड कर सकता है कि ये कस्टमर कितना सॉलिड है, कितना एलिजिबल है। और हम एमएसएमई कस्टमर, क्योंकि ये छोटी व्यापारिक इकाई है,
इसमें जो ना पुराना लैग डेटा है, जो उसकी जो 1 साल पहले की बैलेंस शीट है, जो उसका इनकम टैक्स रिटर्न है, उसका कुछ रेलेवेंस ही नहीं है। बिकॉज अगर उसके 6 महीने में उसके जीएसटी पे बिजनेस हुआ है, उसके लास्ट 6 महीने में या 1 साल में उसके बैंक में कैश आया और गया है, लास्ट 6 और 1 साल में अगर उसने कोई लोन खराब नहीं किया है, तो नेक्स्ट 6 महीने, 1 साल, 2 साल में भी वो वैसा कर पाएगा। तो अब उसमें 1 साल पहले का इनकम टैक्स रिटर्न आप लें या नहीं लें, बैलेंस शीट लें या नहीं लें, उसका ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब इसमें सिर्फ दूसरा मेथड ये है कि जब जिसकी ज़रूरत जितनी और जितना लंबा लोन, उसके हिसाब से, क्योंकि मशीन जो है वो 1 साल तक का प्रेडिक्ट कर सकती है, बिकॉज पीछे का 1 साल का डेटा देख रही है। पर अगर आप आए बोले मेरे को 10 साल का लोन दो, तो 1 साल से 9 साल का जो गैप है उसको आप कोलेटरल से कवर करते हैं। सो अगर आप आइए बोलिए मुझे 30 दिन का लोन चाहिए, तो हम आपसे कोलेटरल नहीं मांगेंगे। आप बोलिए 3 साल तक का लोन चाहिए, तब भी हम कोलेटरल नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर आप बोले हमको 10 साल का चाहिए, तो हम कोलेटरल मांगेंगे, क्योंकि वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये है फिलॉसफी। सर, एमएसएमई लेंडिंग और एमएसएमई के ग्रोथ के बारे में आपका क्या बोलना है? जो फ्यूचर है आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले एमएसएमई ग्रोथ की बात करते हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है हिंदुस्तान में, स्पेशली कोविड के बाद हुई। पहले ये हम सबको मानना पड़ेगा, भारत सरकार भी मानती है, हर राजनेता भी मानते हैं, रेगुलेटर भी मानता है, हमारे देश का उत्थान एमएसएमई के हाथ में है। क्योंकि अगर इस देश को अच्छा चलना है तो लोगों को अपने ही छोटे जगह, अपने ही शहरों में नौकरियां चाहिए। लोगों, तभी लोग खुश रहेंगे। दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर अब ये कंज्यूम नहीं कर सकते और लोग, राइट? यहाँ पे आप कुछ नया हम नहीं बना रहे। टायर 3 सिटीज में ग्रोथ देख रहे हैं। हाँ, तो एमएसएमई ग्रो करेगा। 30% आज जीडीपी का एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है, या 50% तक जाएगा। करीब 15 करोड़ लोग आज एम्प्लॉयड हैं, जो कम से कम 25 करोड़ तक पहुंचेंगे। तो एमएसएमई, दूसरा एमएसएमई बदल रहा है। हमारी एक नई रिपोर्ट आई है एमएसएमई संपर्क, जिसमें हम बोलते हैं एमएसएमई अच्छा है और बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? पहला, ये एमएसएमई को ये समझ में आ गया है कि डिजिटल और डेटा इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको अडेप्ट कर रहा है। दूसरा, एमएसएमई में एक जनरेशनल शिफ्ट आ रहा है। तो पिछली जनरेशन जा रही है और नई यंग जनरेशन आ रही है। ये यंग जनरेशन है, वो ज़्यादा एक्सपोज्ड है, वो इंस्टाग्राम भी देखती है, वो रील भी देखती है, वो डिजिटल भी देखती है। तो ये नई जनरेशन नए सोच विचार के को अडेप्ट कर रही है। वो गद्दी के नीचे कैश रखने में विश्वास नहीं रखती है, वो टैक्स दे के एक हमसे आपसे लोन लेने के लिए तैयार है। और तीसरा कि भारत भी बदल रहा है, हमारा भारत डेमोक्रेटाइज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जो है ना वो बहुत छोटी छोटी जगहों में जा रही है। इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एमएसएमई जो है इस आने वाले दशक में बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, इसलिए क्रेडिट स्ट्रांग होगा। तो ये दोनों साथ साथ चल रहे, एक गाड़ी की दो पटरी, एक पटरी पे दो पहिए हैं। एमएसएमई स्ट्रांग हो रहा है इसलिए क्रेडिट स्ट्रांग हो रहा है, बट क्रेडिट स्ट्रांग हो रहा है इसलिए एमएसएमई स्ट्रांग हो रहा है। तो ये आप आने वाले 2 दशक में मैं देखता हूँ ये गोल्डन एरा ऑफ एमएसएमई है, और गोल्डन एरा ऑफ एमएसएमई फाइनेंसिंग है। सिर्फ यूग्रो ही नहीं, ऐसी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में 15 से 20 बड़ी कंपनियां एमएसएमई फाइनेंसिंग के अराउंड बनेंगी। ग्रेट। हमने देखा है आप इनोवेशन में बिलीव करते हैं। शुरुआत से ही आपका लिस्टेड कंपनी से आपने शुरुआत की बिकॉज यू वांट टू बी मोर ट्रांसपेरेंट टू योर शेयर होल्डर्स, टू योर इन्वेस्टर्स। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि प्रोडक्ट में भी आपके काफ़ी इनोवेशंस रहे हैं। ऑफ लेट आप एमएसएमईज के लिए जो यूनिक प्रोपोजिशन लेकर आते हैं, चाहे वो मशीनरी फाइनेंस हो, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन्स हो। लेटली हमने देखा है आप वन ऑफ द फर्स्ट एनबीएफसी जो सोलर फाइनेंसिंग पे फोकस कर रहे हैं। तो आप सोलर पेनिट्रेशन के बारे में आपका क्या मानना है, और उस दिशा में आपका एक कदम जो है वो उससे आपको क्या बेनिफिट हो दिख रहा है आगे? देखिए, हम ऐसे आप ऐसे सोचें कि मंदिर में भगवान तो सब जगह अलग अलग है ना। कुछ मंदिर बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर में सारी दुनिया के लोग जाके दर्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा भोलेनाथ शिव जी पूना में नहीं बसते, पूना में भी बसते हैं, बट कोई तो रीज़न होगा कि वो मंदिर ज़्यादा अच्छा है। तो ये डिपेंड करता है कि उस मंदिर को चलाने और वाले पंडे कैसे हैं, उसको कितना नाम किया जाता है। तो हम तो सिर्फ क्या है, हम पंडे हैं, मतलब हम तो वही अच्छा कर सकते हैं जितना अच्छा जितना किया जाए। तो ये जो इनोवेशन जिसको आप बोलते हैं, ये इनोवेशन नहीं है। हमारी नज़र अपने कस्टमर पे है। इस कस्टमर को की नीड को हम कैसे सर्विस कर सकते हैं ये हम देख रहे हैं, बट इसको सर्विस करने के लिए हमको जाना पड़ता है मल्टीपल चैनल से।
चाहे वो एक DSA चैनल हो, चाहे हमारा ब्रांच का चैनल हो, चाहे हमारा पार्टनरशिप का चैनल हो, तो हम प्रोडक्ट जो हमारे हैं वो कस्टमर की नीड को सर्विस कर रहे हैं और उसमें जाने के जो रास्ते हैं वो डिफरेंट चैनल है। आपको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली तो हम कस्टमर की लोन की नीड को सर्विस कर रहे हैं और वो लोन की नीड मल्टीपल चीज़ों के लिए हो सकती है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसकी हर नीड को सर्विस करें। अगर छोटा बिजनेस है और अगर उसको माल खरीदने के लिए रिटेलर फाइनेंसिंग चाहिए तो वो भी हम करते हैं। अगर एक छोटा मैन्युफैक्चरिंग है और उसको एक CNC मशीन चाहिए, वो भी हम करते हैं। अब हमको लगा कि ऐसा क्यों है कि रूफटॉप सोलर जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो कोई फाइनेंसिंग नहीं कर रहा है। तो हमको समझ में आया कि सब लोग ये बोलते हैं रूफटॉप सोलर एज ए कोलेटर की कोई वैल्यू नहीं है। मान लिया कोई वैल्यू नहीं है, किसी के घर से आप क्या पैनल थोड़ी उखाड़ के ले आएंगे या किसी की दुकान से, या बैटरी थोड़ी बेच देंगे। बट अगर आप ऐसे सोचिए कि अगर एक कस्टमर 10 लाख रुपए महीने की EMI दे सकता है और वो 2 लाख रुपए की बिजली का बिल पे करता है, अगर आपका रूफटॉप सोलर का जो EMI है वो बिजली के बिल के बराबर हो तो वो कस्टमर को डिफॉल्ट करेगा क्या? क्योंकि जितना वो बिजली का बिल भर रहा था उतना ही वो EMI भर रहा था। 8 साल में उसका रूफटॉप सोलर फ्री हो जाएगा। तो इतना सिंपल मेथड किया हमने कि भाई EMI अगर बिजली के बिल के बराबर हो तो हम रूफटॉप सोलर फाइनेंस कर सकते हैं। तो कोलेटरल का कोई मतलब नहीं है एक्चुअली। तो ये जो आपको इनोवेशन दिखता है वो बेसिकली हम कस्टमर की डिफरेंट नीड को सर्विस करने के लिए, और उसको हम डिज़ाइन करते हैं जिससे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर को समझ में आए। बिकॉज अगर हम जाके एक DSA को बोले कि भाई आप अपनी कस्टमर की नीड को असेस करिए और बताइए हम वो सर्विस करेंगे, तो उनको समझ ही नहीं आएगा। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बेचता है? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बेचता है, वो बिजनेस लोन बेचता है, वो मशीनरी लोन बेचता है, वो रूफटॉप बेचता है, वो सप्लाई चेन बेचता है। वो कस्टमर की लोन नीड नहीं बेचता है, वो एक प्रोडक्ट बेचता है, राइट? तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आपको टूथपेस्ट की जगह लिखा हो दांत साफ करने का पाउडर, तो आप खरीद पाएंगे क्या? आप तो टूथपेस्ट खरीदे ना, बिकॉज आपको लोग टूथपेस्ट मतलब जो ये नीम के तेल का टूथपेस्ट, ये फलाना, ये तो ये प्रोडक्ट डिजाइन और इनोवेशन कस्टमर की नीड और चैनल को सर्विस करने के लिए अल्टीमेटली हम अपने कस्टमर 15 लाख से 15 करोड़ टर्नओवर वाले कस्टमर की हर तरह की क्रेडिट नीड को सर्विस करना चाहते हैं। फैंटास्टिक सर, अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैं कुछ आखिरी प्रश्नों पे आता हूँ। NBFC का जो रोल है, स्पेसिफिकली यूगो कैपिटल की बात करें नेशन बिल्डिंग में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, और जो यूगो कैपिटल का पोजीशनिंग आप फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं? क्या पोजीशनिंग देख रहे हैं कि यूगो कैपिटल यहाँ से फ्यूचर में आप क्या विजन रखते हैं और उसको और कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, और उनका क्या रोल रहेगा? जैसे मैंने पूछा नेशन बिल्डिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटलाइजेशन हो रहा है इंडिया में, उसमें देखिए हम बहुत छोटे प्लेयर हैं। हमारा नेट कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल MSME क्रेडिट इकॉनमी बहुत ही छोटा है, क्योंकि हम नए हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, इसलिए आप सब लोगों की नज़र में आ जाते हैं। लेकिन हम एक जेन्युइन एफर्ट कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान की छोटे बिजनेस की बड़ी कंपनी बनाएं, राइट? सो स्मॉल बिजनेस का बिग लेंडिंग प्लेटफॉर्म यूग्रो बनाने का हमारा एस्पिरेशन है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, अगर मैं पूछूं आपसे कंज्यूमर फाइनेंस बजाज, गोल्ड लोन मन्नापुरम मुथूट, सेकेंड हैंड व्हीकल फाइनेंस श्रीराम, व्हीकल फाइनेंस चोला एंड सुंदरम, ट्रैक्टर फाइनेंस महिंद्रा, MSME फाइनेंस यूग्रो। तो ये है हमारा एस्पिरेशन दैट जब भी हिंदुस्तान में आने वाले 10, 20, 25 साल में मैं रहूं ना रहूं, लेकिन जब भी एक इंस्टीट्यूशन की बात हो MSME फाइनेंसिंग के लिए, तो आप और बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हमारे कस्टमर, शेयर होल्डर यूग्रो MSME फाइनेंसिंग का सिनोनिम बने। जरूर बनेंगे सर। कुछ हद तक आप सक्सेसफुल हो भी रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से आप उस दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं। आखिरी प्रश्न, हमारी MSME ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आपका मैसेज होगा यूग्रो कैपिटल के बिहाफ पे, उनके सक्सेस में आप कंट्रीब्यूट कर पाएँ और वो भी आपसे इंस्पायर हो पाए? मैं आपके कस्टमर को इतना हमेशा बोलता हूँ, मैं सारे MSME कस्टमर को बोलता हूँ कि पक्का अच्छा है, कच्चा छोड़ो पक्का करो। इसका सिंपल मतलब होता है कि आप और फॉर्मल बने, कैश इकोनॉमी को छोड़ के फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अडाप्ट करें। बहुत सारे लोग, भारत सरकार, रेगुलेटर, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा कुछ MSME के टुवर्ड्स गियर हो रहा है। अगर आप कच्चा छोड़ के पक्का बनेंगे तो बिल्कुल ही पक्का बिजनेस बनेगा और आप बड़े बनेंगे। थैंक यू सर, आई एम श्योर ये एडवाइस हमारे MSMEs को काफ़ी यूज़फुल होगी। एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम सर।
आपने काफ़ी कीमती समय दिया। मेरा आप बहुत ही अच्छे लीडर ही नहीं है, बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी है आपका। बहुत बहुत तो धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम सर, थैंक्स फॉर Thank you. ज्वाइनिंग अवर शो। Thank you.